आज हम अपनी अभिक्रियाओं की विशाल दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान्य नियमों को देखना चाहिए जो यौगिकों की अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, और हम प्रकार्यात्मक समूहों की समझ के साथ शुरू करेंगे। तो प्रकार्यात्मक समूह को कार्बनिक अणु में परमाणुओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। यह समूहीकरण या दिया गया प्रकार्यात्मक समूह रासायनिक गुणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है जो बड़े पैमाने पर बाकी अणु से स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप प्रकार्यात्मक समूहों के रासायनिक व्यवहार की समझ वास्तव में हमें कार्बनिक अणुओं की विस्तृत विविधता की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। तो मुझे पूरे अणु के व्यवहार को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत प्रकार्यात्मक समूहों के व्यवहार का पता है जो अणु में मौजूद हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह विशेष यौगिक उस विशेष प्रकार्यात्मक समूह के लिए रासायनिक अभिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया देगा। तो अब स्क्रीन पर आप कार्बनिक यौगिकों के विभिन्न प्रकार्यात्मक समूहों की सूची देखने जा रहे हैं। इसलिए उदाहरण के लिए पहला एक अल्केन है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन सभी कार्बन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक प्रकार्यात्मक समूहों के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। इसलिए अल्केन्स के लिए हम पहले से ही ऑक्टेन के बारे में बात कर चुके हैं, और ऑक्टेन गैसोलीन के मुख्य घटकों में से एक है जो हम अपनी कारों के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रकार्यात्मक समूह जो हम जानना चाहते हैं वह है अल्कोहल, शराब। तो अल्कोहल, शराब भी बहुत उपयोग किया जाता है। आपने मेथनॉल, एथनॉल, आइसोप्रोपेनॉल के बारे में सुना होगा। रबिंग अल्कोहल जो कि दवा में उपयोग किया जाता है, जो आइसोप्रोपेनॉल है। यहाँ दिए गए उदाहरण में इथेनॉल है जो शराब है जिसे लोग पीते हैं। अब यहाँ संयोजन को देखें। कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो यदि आपके पास यह संयोजन है तो आपके पास शराब, अल्कोहल की प्रकार्य क्षमता है। अगला प्रकार्यात्मक समूह जो हम जानना चाहते हैं वह है अल्कीन्स। तो अल्कीन्स कार्बन कार्बन दोहरे बंधन वाले यौगिक हैं, ठीक है। इसलिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच पाई बंधन है। एथिलीन दिया गया उदाहरण है, और एथिलीन का उपयोग अक्सर टमाटर के पकने वाले एजेंट या टमाटर के रूप में किया जाता है। केला, कच्चे फल को एथिलीन की मदद से पकाया जाता है। अगला ईथर है। अब ईथर है जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ी कार्बन की प्रकार्य क्षमता है, और यह ऑक्सीजन फिर से दूसरे कार्बन से जुड़ी है, ठीक। तो उस ROR या R का अर्थ है किसी भी अल्काइल का समूह, ठीक। तो एक ऑक्सीजन से जुड़ा अल्काइल समूह और फिर एक अन्य अल्काइल समूह आमतौर पर एक ईथर है। अगला प्रकार्यात्मक समूह जिसे आप जानना चाहते हैं एक अल्काइन है, और अल्काइन का कार्बन कार्बन त्रिक आबंध ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें अब त्रिक आबंध बीच में या अणु के अंत में हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक कार्बन कार्बन त्रिक आबंध होना चाहिए जिसे अल्काइन कहा जाता है। और एस्टिलीन बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइन में से एक है, जिसका उपयोग धातुओं की वेल्डिंग प्रक्रिया में किया जाता है। अल्कोहल की तरह ही एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह थायोल है। तो OH की प्रकार्य क्षमता वाले अल्कोहल के बजाय थियोल की SH की प्रकार्य क्षमता है, और यहाँ इथेन थायोल के रूप में दिए गए थायोल उदाहरणों में से एक है, इसलिए CH3 CH2 SH, सही। अगला जो हमें पता होना चाहिए वह एरोमेटिक छल्ले के बारे में है। तो बेंजीन रिंग, भले ही ऐसा लगता है कि यह सब सिर्फ दोहरे बंधन या प्रत्यावर्ती दोहरे बंधन से बना है, एरोमेटिक समूह या एरोमेटिक छल्ले की प्रकार्य क्षमता कार्बन कार्बन दोहरे बंधन यौगिक से बहुत अलग है। इसलिए जब हम अभिक्रियाओं को देखते हैं तो हम एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रियाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जो अल्कीन से अलग है, और हम जानेंगे कि क्यों हम अभिक्रियाओं को लेते हैं। तो टॉलीन यहाँ दिया गया उदाहरण है। यह एक बहुत ही जाना माना आम विलायक या सॉल्वेंट है जिसका उपयोग किया जाता है। वास्तव में अधिकांश दवा के अणु या दवाइयाँ या अधिकांश पेंट्स
जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देखते हैं उसमें एक एरोमेटिक छल्ला या एरोमेटिक रिंग होगा, और वापस जाना और कुछ संरचनाओं को देखना और यह पता लगाना कि ये सब प्रकार्यात्मक समूह कहाँ हैं अच्छा होगा। अगले सल्फाइड हैं, तो आपके पास एक CSC है, तो ईथर की तरह। अब यह एक सल्फर ईथर है, इसे आप कह सकते हैं, या एक सल्फाइड जो कार्बन सल्फर और कार्बन बंधन है। इस पाठ्यक्रम में हम मुख्य प्रकार्यात्मकताओं में से एक कार्बन हैलोजन बंधन के बारे में सीखेंगे। तो आपके पास एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ा अल्काइल समूह है, जो मुख्य रूप से कुल मिलाकर एक अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड के लिए दिए गए उदाहरणों में से एक है फ्रियोन, और फ्रियोन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो वास्तव में पृथ्वी के आसपास ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक फ्रियोन का उपयोग करते थे, लेकिन अब हमने ओजोन परत के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए फ्रियोन को रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक के रूप में उपयोग करना बंद कर दिया है। अगला प्रकार्यात्मक समूह अमीन है। तो इस मामले में आपके पास एक कार्बन है जो एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और जिसे किसी भी R समूह से जोड़ा जा सकता है, या जब मैं कहती हूं कि R समूह, मैं अल्काइल समूहों की बात कर रही हूं। तो यहाँ उदाहरण के लिए इथाइलअमीन अमीन्स के लिए दिए गए उदाहरणों में से एक है। अब हम कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक समूहों को देखने जा रहे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन दोहरे बंधन है, इसलिए आप पूरी संयोजना को देखना चाहते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो आपके पास जो कार्बन होता है वह कार्बन से जुड़ा कार्बन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ दोहरे बंधन में है, और कार्बन दोहरे बंधन वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इस CO को अक्सर कार्बोनिल समूह कहा जाता है। इसलिए जब कार्बोनिल में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वह एल्डिहाइड बन जाता है। सबसे ज्ञात एल्डिहाइड्स में से एक फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसका उपयोग जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, या यहाँ इस मामले में उदाहरण एसिटैल्डिहाइड का दिया गया है। फिर आप CO के संयोजन को सीधे हाइड्रोजन से देख सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड का एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है। अब कीटोन्स के मामले में आपके पास कार्बोनिल यौगिकों यानी कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़े दो अल्काइल समूह हैं। तो इस मामले में आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, जो एक एसीटोन अणु है, और एसीटोन मुख्य रूप से एक औद्योगिक विलायक या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन एसीटोन का एक उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में भी है। आप एसिड एनहाइड्राइड भी देख सकते हैं, आप एस्टर भी देख सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स में एक प्रकार्य क्षमता होती है, जैसे कि दो कार्बोनिल समूह CO ऑक्सीजन की सहायता से जुड़े होते हैं। यहाँ एक उदाहरण के रूप में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है। एस्टर्स अगला प्रकार्यात्मक समूह है। अब एस्टर्स में जो हमारे पास है वह ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बोनिल समूह है, लेकिन यह ऑक्सीजन किसी अन्य अल्काइल समूह या R समूह से भी जुड़ा हुआ है। तो यह RCOOR है। तो इस मामले में एस्टर का उपयोग आमतौर पर भोजन या कैंडी में सुगंध के रूप में किया जाता है। अगला प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रकार्यात्मकता है। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं कि अम्लीय प्रकार्य क्षमता या एसिडिक फंक्शनैलिटी है, तो यह एक CO OH से जुड़ा होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य ज्ञात अम्ल में से एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड है, जो सिरका में मौजूद है, जो हम सभी अपने भोजन में उपयोग करते हैं। अगला वाला एमाइड है। तो एमाइड्स में CON है, ठीक है। तो C दोहरे बंधन O जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बोनिल समूह है, ठीक है। तो अमीन के मामले में याद रखें कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था। अब आपके पास कार्बोनिल समूह के मामले में नाइट्रोजन से जुड़ा CO है। अगले अम्ल क्लोराइड एसिड क्लोराइड हैं COCl, और उसके बाद एक नाइट्राइल या साइनाइड है। आपने पोटाशियम साइनाइड के बारे में सुना होगा। तो CN को साइनाइड प्रकार्य क्षमता कहा जाता है।
मैं इन सभी प्रकार्यात्मक समूहों के ऊपर क्यों गई? यह सही है कि यह प्रत्येक प्रकार्यात्मक समूह की संरचना को पहचानने के लिए अच्छा समय होगा और फिर उन्हें याद रखने में सक्षम होने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह वास्तव में यह निर्धारित करता है कि किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया में अणु की अभिक्रिया से गुजरता है। इसलिए विभिन्न अणुओं को देखना अच्छा होगा। आप वास्तव में गूगल खोज कर सकते हैं या आप अपने आसपास बहुत सारे रासायनिक यौगिकों के साथ आ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उस अणु में कौन से प्रकार्यात्मक समूह मौजूद हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि कई प्रकार्यात्मक समूह जटिल अणु में मौजूद हैं जो आप वास्तव में अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो प्रकार्यात्मक समूहों के ज्ञान से परिचित होना अच्छा होगा। जैविक अभिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में अत्यधिक प्रभावी अन्य उपकरण वास्तव में एसिड बेस या अम्ल आधार रसायन हैं। कई कार्बनिक अभिक्रिया तो स्वयं में एसिड बेस या अम्ल आधार अभिक्रिया हैं या वे मध्यवर्ती चरण में एसिड बेस अम्ल आधार कैटालिसिस को शामिल करती हैं। तो कहीं ना कहीं क्रियाविधि में आपको किसी प्रकार का एसिड बेस या अम्ल आधार प्रतिक्रिया होती दिखाई देगी। इस प्रकार कार्बनिक अभिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने के एसिड बेस अम्ल आधार पर एक अच्छी समझ होना आवश्यक है। एसिड बेस या अम्ल आधार की पहली परिभाषा को वास्तव में आर्हेनियस द्वारा आगे रखा गया था और मैं वास्तव में यहां संशोधित कर रही हूं कि आपने अपने +2 में क्या सीखा है, लेकिन चलो फिर से इसे पूरा करते हैं। तो आर्हेनियस परिभाषा के अनुसार एसिड अम्ल पदार्थ है जो H+ का उत्पादन करने के लिए पानी में घुल जाता है। तो मैं वास्तव में नीचे लिख सकती हूं HCl जमा पानी मुझे Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव देगा, सही। तो यहाँ एसिड या अम्ल जो कि HCl है पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है जो आधार है जो कि H+ बनाएगा जो वास्तव में H3O+ और Cl- बनाने के लिए पानी के साथ संयोजन कर रहा है। इसलिए आर्हेनियस परिभाषा के अनुसार एसिड या अम्ल को आधार के साथ अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एसिड या अम्ल केवल पानी में घुलने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। यदि आप वास्तव में इस अभिक्रिया के डेल्टा G को देखते हैं तो डेल्टा G जो वास्तव में हमें इस बारे में बताता है कि क्या अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं। इस अभिक्रिया का डेल्टा G -40 किलो जूल प्रति मोल के आसपास था, जिसका अर्थ है कि अभिक्रिया अत्यधिक सहज है। जैसे ही आप HCl को पानी में डालते हैं यह जल्द ही Cl- और H3O+ बन जाता है। तो यह वास्तव में स्वतः अभिक्रिया है। लेकिन यदि आप गैसीय चरण में ही अभिक्रिया करते हैं तो डेल्टा G वास्तव में प्लस 1300 किलो जूल के करीब जाता है। अब जब डेल्टा G धन पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया सहज नहीं है और वास्तव में उच्च डेल्टा G की आप कल्पना कर सकते हैं कि गैसीय चरण में HCl और पानी वास्तव में एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं करते हैं जैसे वे तरल चरण में करते हैं। इसलिए आर्हेनियस वास्तव में यह भविष्यवाणी करने में सही था कि अम्ल पानी के साथ प्रतिक्रिया करें ताकि प्रोटॉन जैसे H+ को निकाल सके ताकि अम्लता एसिडिटी हो। किसी भी अणु को एसिड या अम्ल के रूप में व्यवहार करने की क्षमता वास्तव में प्रोटॉन को आसानी से दान करने या पानी में भंग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। एसिड या अम्ल और आधार की अगली परिभाषा ब्रोंस्टेड लॉरी द्वारा दी गई थी। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी ने परिभाषित किया कि किसी भी अणु या आयनों को प्रोटॉन के हस्तांतरण द्वारा अंतर रूपांतरित किया जा सकता है। वास्तव में संयुग्मित एसिड संयुग्मित आधार कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस जोड़ी के रूप में कहा जाता है, सही। इसलिए हम विशेष अभिक्रिया को देखने जा रहे हैं। हम फिर से वही उदाहरण लेंगे। इसलिए यहां मैं HCl लेने जा रही हूं जैसा कि मैंने कहा कि इसे जलीय चरण एक्वस फेज में होना चाहिए। साथ ही H2O जो तरल चरण में है यह मुझे देने वाला है Cl- जो जलीय एक्वस है प्लस H3O+ वह भी जलीय चरण एक्वस फेज में है, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी ने वास्तव में कहा कि HCl यहां एसिड अम्ल बनने जा रहा है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करने वाला है जो आधार बेस है, ठीक है। अब यह परिणाम के रूप में क्या करता है, एसिड अम्ल संयुग्म एसिड कॉन्जुगेट एसिड और संयुग्म आधार कॉन्जुगेट बेस की जोड़ी बनाने जा रहा है।
तो अब यह पता लगाएं कि इस Cl- और H3O+ में से कौन सा संयुग्म अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा संयुग्मित आधार या कॉन्जुगेट बेस है। तो ऐसा करने के लिए आपको बस अभिक्रिया को पीछे से होते हुए सोचना होगा। अब जैसे अभिक्रिया पीछे की ओर जाती है, जो अणु है जो एसिड या अम्ल के रूप में कार्य करने वाला है, वह यह अणु है जो प्रोटॉन को छोड़ सकता है। तो इस मामले में हमारा संयुग्मिक एसिड या अम्ल कॉन्जुगेट एसिड H3O+ है, जबकि Cl- मेरा संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, क्योंकि इसे HCl को फिर से बनाने के लिए प्रोटॉन को हथियाना पड़ता है। तो यह संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस के रूप में कार्य करने वाला है। कार्बनिक रसायन विज्ञान में जिन मुख्य चीजों का हम पालन करते हैं, उनमें से एक को घुमावदार तीर संकेतन कर्व्ड एरो नोटेशन कहा जाता है। तो घुमावदार तीर वास्तव में एक विशेष अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब हमारे लिए इस विशेष प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें अब घुमावदार तीरों को आकर्षित करना चाहिए। तो मैं HCl कर्षित करने जा रही हूं और मैं H2O को आकर्षित करने जा रही हूं। H2O के रूप में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी या लोन पेयर है, या इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी जोड़ी लोन पेयर्स हैं। अब घुमावदार तीर प्रतिनिधित्व को इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी या एक न्यूक्लियोफाइल या ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज से शुरू करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक उदाहरण पर जाने वाली हूं। तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी या ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज से शुरू करना होगा। तो मैं ऑक्सीजन पर एक एकाकी जोड़ी या लोन पेयर से तीर शुरू करने जा रही हूं और मैं तीर को कर्षित करने जा रही हूं, जैसे कि यह जाता है और इस विशेष प्रोटॉन पर आक्रमण करता है। अब याद रखें कि यदि आप तीर को उल्टी दिशा में खींचते हैं तो यह एक गलत तीर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऑक्सीजन की ओर नहीं बह रहे हैं, हालांकि अंत उत्पाद में ऐसा लग सकता है कि प्रोटॉन और ऑक्सीजन ने बंधन बनाया है। तीर को इलेक्ट्रॉनों से धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉन की तरफ खींचने की आवश्यकता है। तो आप इस तरह से तीर खींचने जा रहे हैं। अब HCl में हाइड्रोजन दो चीजों के साथ बंधन नहीं बनाना चाहता है। H2O के साथ साथ क्लोरीन के साथ भी बंधन नहीं बनाना चाहता है। इसलिए यह क्या करता है, यह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को वापस उसी में छोड़ देता है। वैसे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन अत्यधिक ध्रुवीकृत बंधन है, जैसे कि क्लोरीन खींच रहा है खुद की ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को, सही। तो इस विशेष प्रोटॉन के लिए क्लोरीन के बंधन के इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को छोड़ देना आसान है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन टूटने वाला है। तो क्या होने जा रहा है, यह Cl- बनाने जा रहा है, ठीक है। अब क्लोरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एकाकी जोड़ी या लोन पेयर में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब 2 और इलेक्ट्रॉनों के साथ यह क्लोराइड है पूर्ण ऑक्टेट, और आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नया बंधन बनने जा रहा है, ठीक है। इसके पास अभी भी एकाकी जोड़ी है यानी लोन पेयर। अब यदि आप इसे नियमनिष्ठ आवेश या फॉर्मल चार्ज देते हैं, तो आप देखेंगे कि उस ऑक्सीजन पर नियमनिष्ठ आवेश या फॉर्मल चार्ज से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यह है कि आप किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व धकेलने वाले तीर से करेंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने तीर को अभी आगे बढ़ाने में महारत हासिल करें, ताकि एक बार जब हम बहु कदम अभिक्रियाओं पर जाएं तो आप बिना किसी गलत कदम के उन चरणों के लिए तीर खींच सकें, ठीक है। हम यहां एक और उदाहरण लेंगे। इसलिए हम पानी प्लस NH4+ लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे पास यहां एक अमोनियम आयन है, ठीक है। तो हम पानी और अमोनियम आयन के बीच अभिक्रिया को तीर से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जो शुरू करते हैं, फिर से तीर इलेक्ट्रॉनों या एकाकी जोड़ी लोन पेयर से शुरू होता है और ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज और धन आवेश पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन के पास चला जाता है। तो इस मामले में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं। तो यह प्रोटॉन पकड़ने वाला है। जैसा कि यह प्रोटॉन पर आक्रमण करता है कि प्रोटॉन दो संस्थाओं के साथ बंधन नहीं बनाना चाहता है, तो यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉनों को वापस NH4+ को देता है और परिणाम में क्या होता है, आपके पास H3O+ और NH3 का उदय होता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, अपने तीर को आगे धकेलने का अभ्यास करें। अब हम ब्रोंस्टेड-लॉरी आधार के विभिन्न प्रकारों पर जल्दी से नजर डालेंगे।
जहां पर दो या अधिक रिसेप्टर साइट्स हैं। तो इस मामले में पानी में केवल एक रिसेप्टर साइट है जो कि ऑक्सीजन है। लेकिन क्या होता है जब आपके पास एक से अधिक रिसेप्टर साइट हों, तो हम एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड और H2SO4 के बीच हो रहे अभिक्रिया को देखते हैं। तो हम एसिटिक अम्ल या एसिड को देखने जा रहे हैं जो इस तरह दिखता है और H2SO4 जो इस तरह दिखता है, ठीक है। जब हम इस विशेष अभिक्रिया को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों अणु वास्तव में हैं। दोनों अणु एसिड या अम्ल के रूप में कार्य कर सकते हैं और आधार या बेस के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि H2SO4 जो प्रबल अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एसिड है या खनिज मिनरल एसिड अम्ल शायद आधार के रूप में व्यवहार करने वाला नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एसिटिक एसिड या अम्ल को आधार बनाने जा रहे हैं जो इस H2SO4 पर आक्रमण करेगा। अब सवाल उठता है कि हम दोनों में से किस ऑक्सीजन से शुरू करें। तो मुझे अभी इन ऑक्सीजन में से एक को रंगने दो, ठीक है। तो उनमें से एक लाल ऑक्सीजन है, दूसरा काला और सफेद ऑक्सीजन है। इसमें से कौन सा प्रोटॉन पर आक्रमण करेगा, यही तो प्रश्न है। तो मैं क्या करने जा रही हूं, मैं इस प्रोटॉन के साथ आक्रमण करूंगी और आप इस विशेष संरचना को बनाएंगे, या यदि हम इसे दूसरे प्रोटॉन के साथ हमला करेंगे या आक्रमण करेंगे, मुझे केवल संदर्भ के लिए एक रंगीन तीर खींचना है। अगर हम इसे इस अन्य प्रोटॉन के साथ आक्रमण करते हैं तो आप इसे बनाएंगे। तो अब सवाल यह है कि इन दो परिदृश्यों में से एक A या B वास्तव में मौजूद है, सही, ठीक है। तो जो हमने देखने की जरूरत है वह यह है कि उत्पाद क्या है और हमें यह देखना होगा कि उत्पाद स्थिर है या नहीं। उत्पाद की स्थिरता को परिभाषित करने के लिए हम अनुनाद या रेजोनेंस संरचनाओं को देखने जा रहे हैं। तो इस मामले में अगर मैं इसके लिए अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर खींचती हूं तो मैं इस तरह देख सकती हूं, ठीक है, जहां यह ऊपर जाता है, ठीक है। इसकी एक और अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है जब यह ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉनों को डालता है, ठीक है। अतः अणु A में वास्तव में दो अनुनादी संरचनाएं यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिसके साथ वह काम कर सकता है, सही। जबकि यदि आप B को देखते हैं तो इस अणु के लिए अनुनाद संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स संभव नहीं है। फिर से अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में वापस जाकर आप याद कर सकते हैं कि अनुनाद संरचनाओं यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को खींचने के लिए हमें केवल पाई इलेक्ट्रॉनों या गैर बंधन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने की अनुमति है। तो हम वास्तव में अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कर्षित करने के लिए सिग्मा बंधन नहीं तोड़ सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि A अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के एक जोड़े को जन्म देता है और इसलिए यह अधिक स्थिर है। तो इसका ऑक्सीजन के साथ आक्रमण करना सही होगा। तो जब मुझे एसिटिक एसिड या अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी का अनुमान लगाना होगा तो मैं कहूंगी कि एसिटिक एसिड के मामले में अधिक क्षारकीय ऑक्सीजन बेसिक ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन है। यह वह ऑक्सीजन है जो कार्बोनिल समूह से जुड़ी है, ठीक है। तो अब हमें एसिड या अम्ल वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट पर एक नजर डालनी चाहिए। और आपने इनके बारे में भी सुना होगा या इनके बारे में सीखा होगा, लेकिन अब हम इन्हें कार्बनिक यौगिक के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं। तो किसी भी एसिड या अम्ल की ताकत एक संतुलन स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द्वारा दर्शाई जाती है। तो मैं एक ही अभिक्रिया लेने जा रही हूं। तो यह हमारी अभिक्रिया है। अब K संतुलन या इक्विलिब्रियम जो इस विशेष अभिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अभिकारकों पर उत्पादों की सांद्रता या कंसंट्रेशन द्वारा दिया जाता है। तो अब यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो जिस तरह से हमने इस अभिक्रिया को अंजाम दिया है वह यह है कि हमने पानी का हिस्सा लिया है और हमने इसमें थोड़ी मात्रा में HCl मिलाया है। इसलिए यदि आप वास्तव में देखते हैं कि अभिक्रिया के दौरान पानी की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पानी का बड़ा जग है, तो यह वास्तव में नहीं बदला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या हम पानी की इस विशेष सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को स्थिर कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है।
ठीक, और हम इसे दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो मेरे पास होगा Keq गुना पानी की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को, इस शब्द को Ka भी कहा जाता है। तो जो एसिड या अम्ल वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और यह एसिड या अम्ल वियोजन स्थिरांक यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और खनिज यानी मिनरल एसिड या अम्ल सहित कई एसिड या अम्ल के लिए निर्धारित किया गया है, और जो मुख्य रूप से भविष्यवाणी करता है कि एसिड या अम्ल प्रबल एसिड या अम्ल या दुर्बल एसिड या अम्ल के रूप में व्यवहार करने वाला है। तो Ka को जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप वास्तव में इन Ka मूल्यों को देखते हैं तो उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड या अम्ल का Ka लगभग 1.8 गुना 10 की पावर -5 है, सही है। तो यह वास्तव में बहुत कम है, क्योंकि एसिटिक एसिड या अम्ल बहुत दुर्बल या वीक एसिड है, यह पानी में वियोजित यानी डिसोशिएट नहीं होता है। तो अगर मेरे पास पानी में एसिटिक एसिड 100 अणु हैं, तो शायद ही उनमें से एक एसीटेट और H+ बनाने के लिए वियोजित या डिसोशिएट हो जाएगा, जबकि HCl के मामले में लगभग सभी HCl अणु वियोजित या डिसोशिएट होने जा रहे हैं। तो यह मुझे दुर्बल एसिड या अम्ल और प्रबल एसिड या अम्ल के बीच का अंतर बताता है। अधिकांश कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत दुर्बल अम्ल या वीक एसिड होते हैं। वास्तव में एसिटिक एसिड प्रबल कार्बनिक अम्ल में से एक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अन्य सभी कार्बनिक अणु वास्तव में दुर्बल हैं, जिसका अर्थ है कि एसिड या अम्ल वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत कम है, और जिन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए रसायनज्ञ पैमाने के साथ आए हैं जो कि pKa है, या नया शब्द जिसे pKa कहा जाता है। pKa -log Ka है। यह सिर्फ सुविधा के लिए है, यह पूरी तरह से कोई कारण नहीं है कि हम Ka के साथ काम नहीं कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम Ka के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या को याद रखने से बचने के लिए यह वास्तव में इसके ऋण लॉग यानी नेगेटिव लॉग को याद रखना बेहतर हो सकता है, जिससे कि यह आसान हो जाता है याद करने के लिए। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, हम एसिटिक एसिड या अम्ल को देखने वाले हैं। तो एसिटिक एसिड या अम्ल, जैसा कि मैंने कहा कि प्रबल कार्बनिक एसिड में से एक है। तो एसिटिक एसिड में 5 के करीब pKa होता है, ठीक। दूसरी ओर हमें एक बहुत ही दुर्बल एसिड लेना चाहिए, इसके लिए हम मीथेन लेते हैं। तो मैं सुविधा के लिए आपके प्रबल एसिड और दुर्बल एसिड को लिखने जा रही हूं। मीथेन शायद सबसे दुर्बल अम्ल या वीक एसिड में से एक है, ठीक है। तो मीथेन प्रोटॉन को दे देना पसंद नहीं करता है और CH3+ बन जाता है, इसलिए मीथेन में 50 से अधिक या 50 से अधिक के करीब pKa है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रबल अम्ल में कम pKa होता है, जबकि दुर्बल अम्ल या एसिड में उच्च pKa होता है, ठीक है। तो यह जानना अच्छा होगा कि दिए हुए pKa से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एसिड या अम्ल प्रबल या दुर्बल है। इसलिए याद रखने वाली अच्छी चीजों में से एक यह है कि प्रबल एसिड या अम्ल में कम pKa और दुर्बल एसिड या अम्ल में उच्च pKa है। तो अब मैं जो देखना चाहती हूं वह एक सूची है। इस सूची में आप अलग अलग प्रकार्यात्मक समूहों के अलग अलग pKa देख सकते हैं, और मैं इस pKa चार्ट का संदर्भ कैसे दूंगी, क्योंकि यह pKa चार्ट जैविक रसायन अभिक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगाने में बहुत मददगार है। तो अब हम इस विशेष पहले अणु को यहां देखते हैं। यह H3O का pKa है जो -1 के करीब है। एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं वह यह है कि इस चार्ट में pKa सटीक नहीं है। उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड का pKa पूरा 5 नहीं है, यह 4.76 के करीब है, लेकिन 4.76 वास्तव में याद करने के लिए मुश्किल है, और आप इसके बाद समझेंगे कि आपको एसिड या अम्ल और संयुग्म एसिड या कॉन्जुगेट एसिड के सटीक pKa को जानने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम का अनुमान लगाने के लिए हम बॉल पार्क नंबर जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमें लगभग संकेत देगा कि एसिड या अम्ल या संयुग्म एसिड या अम्ल
यानी कॉन्जुगेट एसिड का pKa क्या है। इसलिए इस सूची के सभी नंबर सटीक नहीं हैं, वे जो हैं उसके करीब हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूं वह इस तरह के अणुओं के बारे में है जो हमारे पास इस सूची में है। तो यदि आप देखते हैं तो आपके विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन दिखेंगे। प्रोटॉन का अर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु जो एसिड बेस या अम्ल आधार अभिक्रिया में निकल रहा है, सही है। तो पहले हमारे पास है H3O पॉजिटिव जिसमें -1 के लगभग pKa होगा और दूसरा एस्टिक एसिड या अम्ल होगा जिसमें लगभग 5 का pKa होगा। अब एस्टिक एसिड या अम्ल रेखांकित प्रोटॉन को देखें। यह विशेष रूप से प्रोटॉन एसिड बेस या अम्ल आधार अभिक्रिया में घटाया जाता है। तो जब आप सूची का संदर्भ लें तो कृपया प्रत्येक और हर एक प्रोटॉन को देखें जो रेखांकित है। हम उस विशेष प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कोई अन्य प्रोटॉन जो इस विशेष अणु में है। इसलिए उदाहरण के लिए यहां मेरे पास फिनोल अणु है और हम OH pKa के बारे में बात कर रहे हैं। उस OH में प्रोटॉन हम उस के pKa के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें वहां अन्य हाइड्रोजन हैं लेकिन वह हाइड्रोजन नहीं है। उदाहरण के लिए उन सभी के एरोमेटिक कार्बन्स पर हाइड्रोजन हैं, हम उस विशेष प्रोटॉन का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, हम OH प्रोटॉन का उल्लेख कर रहे हैं। अगली बात जो मैं बताना चाहती हूं वह यह है कि यह सूची बहुत समान अणुओं की pKa का अनुमान लगाने में बहुत सहायक है। तो उदाहरण के लिए यदि आपको कल प्रोपोनिक एसिड या अम्ल का pKa पूछा जाता है जो एस्टिक एसिड या अम्ल से एक अधिक कार्बन होता है, प्रोपोनिक एसिड या अम्ल का pKa लगभग 5 के आसपास होने जा रहा है, ठीक है। आप निश्चित रूप से pKa का अनुमान लगा सकते हैं कि यह pKa एस्टिक एसिड या अम्ल से अधिक या कम होगा, लेकिन आपको प्रोपोनिक एसिड या अम्ल के pKa के बारे में ठीक से जानने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे हमेशा संदर्भित कर सकते हैं कि एस्टिक एसिड या अम्ल में 5 pKa होता है, प्रोपोनिक एसिड या अम्ल में भी 5 के करीब pKa ही होगा। तो यह मददगार हो जाता है क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसी सूची है जो कि अधिकांश कार्बनिक अणुओं के लिए बॉल पार्क रेंज में pKa बताता है। तो उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह विशेष कार्बन CO और फिर R समूह से जुड़ा हुआ है। R का अर्थ है कोई भी अल्काइल समूह, सही। तो यह कीटोन है। अधिकांश कीटोन्स में 20 के करीब pKa होगा। बेशक मैं इसे सही तरीके से संशोधित कर सकती हूँ और फिर भी pKa 20 के करीब होगा। यह 21 तक जा सकता है, यह 19 तक जा सकता है, लेकिन यह 20 के करीब बॉल पार्क में होगा, सही। तो जब आप इस सूची का उल्लेख कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सूची को पढ़ना जानते हैं। पहली बात रेखांकित प्रोटॉन है, दूसरी बात यह है कि हम वास्तव में किस प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो अगर मैं आपको जटिल अणु देती हूं और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इस विशेष प्रोटॉन का pKa क्या है, यह 10 होगा क्योंकि यह ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। आप यहां समान स्थिति देखते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है जो बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है। तो मेरे पास यह विशेष प्रोटॉन है जिसका 10 के करीब pKa है। यह उच्च या निम्न हो सकता है, लेकिन बॉल पार्क रेंज में लिखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विशेष प्रोटॉन का pKa यहाँ क्या है, अब वह प्रोटॉन कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, ठीक। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है और कार्बन फिर से एक कार्बन से जुड़ा है जो CO का है। तो यह pKa 20 के करीब होगा, ठीक है। आप इसे भी संदर्भित कर सकते हैं, यह भी लगभग 20 होगा जो CO के दूसरी तरफ है। अब अगर मैं इस अल्काइल समूह के pKa को लेती हूं तो विशेष रूप से प्रोटॉन में pKa 50 के करीब होने वाला है क्योंकि यह कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, कार्बन फिर से कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो इस तरह की स्थिति इस मामले में देखी जाती है कि pKa 50 के करीब है। तो आपके पास जिस प्रकार के अटैचमेंट हैं उनके आधार पर आप इस विशेष सूची का उपयोग करके किसी भी प्रोटॉन के pKa का पता लगा सकते हैं। पता करने के लिए अच्छी बात यह है कि pKa का उपयोग यह पता लगाने में कर सकते हैं कि पहले कौन सा प्रोटॉन निकलेगा। तो अभी इस अणु में प्रोटॉन जो आधार द्वारा पहले निकलेगा वह है जिसमें सबसे कम pKa है। तो अभी फिनोलिक OH की फिनोलिक समूह पर हाइड्रोजन पहला प्रोटॉन होगा जो अम्ल या आधार अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करेगा। अगला वह होगा जो उस कार्बोनिल समूह में
के बगल में है क्योंकि इसमें थोड़ा अधिक pKa है, सही। तो यह होगा अगले या तीसरे को जो बहुत मुश्किल से निकाला जाता है, वह अल्काइल समूह होगा, ठीक है। इसलिए मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगी कि प्रत्येक विस्तृत pKa को याद करने में समय बर्बाद ना करें, बल्कि इस सूची को याद रखें क्योंकि यह आपको अनुमानित मूल्य देता है। इसलिए उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल में 5 का सटीक pKa नहीं है, यह 4.8 कुछ 4.81 है, लेकिन हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस यह याद रखने की आवश्यकता है कि एसिटिक एसिड या अम्ल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल में 5 के करीब pKa होगा और यह हमारे लिए आगे बढ़ने और अधिकांश अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए रसायनज्ञ pKa के बारे में बहुत परवाह करते हैं क्योंकि यह हमें तेज गाइड लाइन देता है कि कैसे अभिक्रिया क्रियाविधि रिएक्शन मैकेनिज्म होने वाली है। अम्ल आधार अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान में सबसे तेज कदमों में से एक हैं। तो वे सबसे तेज कदमों में से एक हैं, इसलिए वे पहले किसी भी दो अणुओं को अभिक्रिया देते हुए होंगे। यदि एसिड बेस या अम्ल आधार अभिक्रिया संभव है तो यह पहली अभिक्रिया होगी। तो यही कारण है कि केमिस्ट pKa के साथ काम करना पसंद करते हैं और यौगिकों के क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं। इसलिए अगली कक्षा में हम इस पर जाने वाले हैं कि क्यों विभिन्न प्रकार्यात्मक समूहों का विशेष pKa है।